हेलो बच्चों। आज मैं अभिषेक आप लोग के लिए क्लास 12 का एक टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर आया हूँ। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये बोर्ड में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। अगर बेटा हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो बेटा यहाँ पे मेनली फॉर्मूले का काम है और काफ़ी इजी चैप्टर है ये हम लोगों के लिए। ठीक, और स्कोरिंग भी आप कर सकते हो। अगर ये 3 to 4 मार्क्स में आएगा तो आराम से आप 3 to 4 मार्क्स इजीली निकाल के ले आओगे वहाँ से। ठीक, तो चलिए अगर हम अब यहाँ पे बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, तो बेटा किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम कब निकाल सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन के इन्वर्स होने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक, अगर हमारे पास फंक्शन है, इफ़ वी हैव फंक्शन, इफ़ वी हैव फंक्शन देन फॉर इट्स इन्वर्स the function will be बाइजेक्टिव। ठीक, कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और हम उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। ठीक, कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। तो बेटा बाइजेक्टिव का जो मतलब होता है, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू। ठीक, हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम जब हम अपना रिलेशन इन फंक्शन का चैप्टर उठाएंगे तब हम इसको वहाँ पे अच्छी तरीके से बताएंगे। अभी केवल हम आपको ये बताएंगे कि भाई इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वो फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 और ऑन टू हो। ठीक, तो 1 1 का मतलब क्या हुआ और ऑन टू का मतलब क्या हुआ, ये अब हम समझते हैं। 1 1 का मतलब ये हुआ बेटा कि हमने माना कि हमारे पास दो सेट हैं। हमने माना कि हमारे पास एक सेट यहाँ पे ए दे रखा है और हमारे पास एक सेट यहाँ पे बी दे रखा है। ठीक, अब हमने माना कि यहाँ पे जो हमारे पास सेट दे रखा है उसमें 1 पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमने माना कि हमारे पास 3 है। ठीक, तो अब बेटा यहाँ पे ए से बी में, ठीक, ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड होगा। उस फंक्शन के थ्रू जो 1 की इमेज होगी, ये मतलब कि जब हम उस फंक्शन में 1 रखेंगे तो जो आंसर आ रहा होगा या इमेज आ रही होगी वो 3 आ रही होगी। ठीक, अगर हमने 2 रखा तो जब वहाँ पे आंसर आ रहा होगा मान लीजिए 5 आ रहा होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 का मतलब ये हुआ कि जब हम फंक्शन में कोई एक वैल्यू रखें तो हमारा जो आंसर आए वो यूनिक आए। ठीक, तो उसे बोलते हैं 1 1। ठीक, उसे बोलते हैं 1 1। तो भाई 1 रखा तो 3 आया और 2 रखा तो मान लीजिए 5 आया। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1 1। ठीक, अब देखिए अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो हम ऐसे लिखेंगे कि f जो फंक्शन है वो a टू b डिफाइंड हो रहा है। ये बात हो गई बेटा 1 1 फंक्शन की। ठीक, अगर हम ऑन टू फंक्शन की बात करें तो ऑन टू में भी बेटा यही होगा, बट थोड़ी सी चीज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी हम दो सेट लेंगे, एक सेट ये हो गया हमारे लिए और एक सेट ये हो गया बी। ठीक, अच्छा बेटा जो ए सेट है ये हमारे लिए यहाँ पे डोमेन है। ठीक, और बी वाला यहाँ पे हमारे लिए रेंज है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, ऑन टू वाले में ये चीज़ अपोजिट हो जाती है। क्यों, अभी ये बता रहे हैं। ये हो गया डोमेन और बेटा ये हो गया हमारा रेंज। ऐसा क्यों हुआ बेटा, यहाँ पे जो फंक्शन जो डिफाइंड हुआ था वो ए टू बी हुआ था। जब हम आएंगे ऑन टू के लिए तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे बी टू ए। हमने फंक्शन मान लिया कि हमारा वो फंक्शन जी है। ठीक, अब हमने देखिए हमारे पास
बी वाले में 3 और 5 था और ए वाले में 1 और 2। तो बेटा ऑन टू में ये होता है कि अगर हम उसको क्या करें, इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि हम उन दोनों सेट को इंटरचेंज कर दें, मतलब ए टू बी था, अगर हम बी टू ए कर दें तो हमको उसकी एक प्री इमेज पीछे मिलनी चाहिए, मतलब जब हम उस वैल्यू को रखें तो पीछे कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, और वो भी कम से कम एक वैल्यू तो मिले ही मिले। ठीक, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि अगर हम 3 को लेके जाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, और 5 लेके जाएंगे तो 2 मिलेगा। तो बेटा अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करें जी, तो ये हो जाएगा बी टू ए। तो बेटा इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कि फंक्शन, अगर ये चीज़ है ऐसी, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है। ठीक, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक, तो इसका जब बाइजेक्टिव हो गया तो हम बोलते हैं कि देन G is the inverse of F। ठीक, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे बोला था कि अगर हम F1 रखेंगे तो हमको वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, 3। अगर बच्चे हम G में 3 रख दें तो हमारे लिए वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि विच इम्प्लाइज दैट F इनवर्स ऑफ 3 इज 1। ठीक, हमने यही तो बोला कि G इज द इनवर्स ऑफ F, मतलब कि F इनवर्स 3 जो होगा वो कितना होगा, 1। ठीक, इसको बेटा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग जो पढ़ेंगे वो रेशनल एंड फंक्शन में पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं इसकी टेबल के ऊपर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हमको याद करना पड़ता है, बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहाँ पे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के कारण आप उस टेबल को याद कर पाएंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपनी उस टेबल को। तो ये बेटा हमारे रही टेबल, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, डोमेन है और रेंज है। ये हम लोग पढ़ के आए थे क्लास 11th में, बट वहाँ पे हमने इन्वर्स के लिए नहीं पढ़ी थी, हमने वहाँ पे ये पढ़ी थी केवल टिग्नोमेट्रिक के लिए, इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक के लिए वहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ के आए थे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे लिए यहाँ पे सबसे मेन काम है वो है रेंज वाला, जिसको हम बेटा रेंज को ही बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक बेटा, ये हम लोग के लिए एक नंबर का काम कर सकती है, बोर्ड में आ सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। तो अभी मैं उन क्वेश्चंस को भी कराऊंगा जो जिस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आने के चांसेस भी हैं। ठीक, तो बेटा इस टेबल में हमारे लिए डोमेन बहुत बड़ा काम नहीं है, मतलब हमको डोमेन मेन नहीं, हमको मेन जो है वो रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यू उसको याद करना है। ठीक, तो उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, क्या ट्रिक है, उस पर अब हम बात करते हैं। आप इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि हम इस चार्ट को कैसे याद रखेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप एक ग्राफ टाइप का देख रहे होंगे। ठीक, अगर हम ग्राफ में बात करें तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। हम यहाँ पे बेटा मार्क करेंगे 0, यहाँ पे बेटा π/2, यहाँ पे बेटा पाई, और ये बेटा हो गया हमारा -π/2। तो देखिए बेटा, आप ये पहले से ही आप थर्ड क्वाड्रेंट को आप निगलेक्ट कर दीजिए। ठीक, निगलेक्ट कर देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को। ठीक, अब हमारे पास केवल बचा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा एक ग्रुपिंग करिए, एक ग्रुप हम लेते हैं यहाँ पे, कि हम एक ग्रुप ले रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का और tan इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का। ये हमने एक ग्रुपिंग कर रखी है।
ठीक, ये हमारी एक ग्रुपिंग है। और दूसरी जो ग्रुपिंग है हमारी वो है कॉस इनवर्स एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स की, और फिर है बेटा सेक इनवर्स एक्स की। ये एक ग्रुपिंग और ये दूसरी ग्रुपिंग है। ठीक, तो अगर बेटा हम देखें कि जो रेंज थी हमारी साइन की, ठीक, वो यहाँ से चलती है, ये वो चलती है हमारी -π/2 से π/2 पर। ठीक, तो अगर हम साइन इनवर्स की वैल्यू देखेंगे तो ये जो रेंज आ रही है ये हमारे फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए आ रही है। मतलब कि जो साइन इनवर्स होता है, मतलब कि जो साइन इनवर्स होता है उसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी बेटा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक, tan की जो हो जाएगी वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan का फंक्शन होता है वो π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। फिर अगर हम कोसेक इनवर्स की बात करें तो आप खुद सोचिए, कोसेक की बात करें, कोसेक इनवर्स की नहीं, अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक को बेटा हम लिखते हैं कोसेक, अगर कोसेक एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/sin x लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग sin x लिख सकते हैं कि नहीं। अब खुद सोचिए कि जो sin x है क्या वो जीरो पे डिफाइंड हो जाएगा, मतलब कोसेक जो है वो जीरो पे डिफाइंड होगा। अगर हम x की वैल्यू जीरो रख दें तो साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो कितना होता है, जीरो, मतलब 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसलिए जो हमारा कोसेक इनवर्स x होता है उसकी जो रेंज आती है वो आती है -π/2 से π/2, एक्सेप्ट जो चीज़ हट रही है उसको हमने करली ब्रेसेस में रख लिया है, मतलब जीरो पे वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, फिर अगर हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स हमारा चलता है बेटा फर्स्ट से सेकंड की तरफ, फर्स्ट से सेकंड की तरफ। तो देखो बेटा जो कॉस है उसका जो रेंज आएगा वो आएगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, और कॉट इनवर्स का आएगा ओपन इंटरवल में 0 से पाई। ठीक, फिर हम सेक की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई हो जाएगा और माइनस हो जाएगा π/2। क्यों, क्योंकि अगर हम सेक x लिखते हैं तो बेटा 1/cos x हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, π/2 पे cos x कितना होता है, 0। तो अगर सेक अगर हम डिफाइन करने पे आएंगे तो सेक वहाँ पे डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक, तो बेटा इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, तीन तीन की ग्रुपिंग अगर हम बना लें तो उसको हम कैसे लिखेंगे, साइन, टेन, कोसेक और कॉस, कॉट और सेक की ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी जिससे हम उस चीज़ को ईजिली याद रख सकते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर जो आज हमारा, जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, दो चार न्यूमेरिकल हैं, इजी हैं, उनको आज हम लगा के देखते हैं। ठीक, तो ये रहा आपके पास उससे रिलेटेड फॉर्मूला। तो ये रहे फॉर्मूले जिन पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो है वो है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। फिर tan इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x। फिर है कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में -x इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स x। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं वही ग्रुपिंग फिर से है। फिर हमारे पास है कॉस इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। फिर है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। फिर सेक इनवर्स ब्रैकेट में -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक, तो बेटा ये जो है ये हमारे लिए यूज होगा एज अ प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
ठीक, ये जो यूज़ होगा हमारा वो यूज़ होगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, टू फाइंड यूज फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, फिर लास्ट में हमको बेटा तीन फॉर्मूले और दिख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। उसके आगे एक कंडीशन दे रखी है रेंज की, वो हम देख रहे हैं। ठीक, डोमेन की दे रखी, सॉरी। तो बेटा इसके बिहाफ पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, हमको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मतलब रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कि हमसे कह रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालिए। ठीक, तो बेटा देखो, अगर हम साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालें तो वो जो भी है हमारी जो रेंज है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमारी रेंज ही तो हुई, वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, -π/2 से π/2। तो देखो, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 से π/2। ठीक, बेटा प्रिंसिपल। ठीक, तो बेटा -π/2 से π/2 कर दिया। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी, तो हम करेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा मान ले बेटा। ठीक, या x मान लो, आप जो भी मानना चाहो। ठीक, which implies that sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। बेटा जब ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो साइन थीटा 1/2। अब बेटा 1/2 जो है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन में 30 डिग्री की वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं साइन थीटा बराबर साइन π/6। तो बेटा साइन से साइन हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा, बट बेटा कैंसिल करके दिखाते नहीं हैं, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा बराबर π/6। तो देखिए बेटा ये वैल्यू इस प्रिंसिपल में लाई कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक कर रही है, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक, फिर अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो तो बेटा जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो हम जानते हैं सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो बेटा साइन इनवर्स -1/2 को हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो बेटा देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 है ना, तो साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है π/6 की। तो यहाँ पे आ जाएगा -π/6, मतलब कि जो साइन इनवर्स -1/2 है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये आ जाएगी -π/6। अगर हम इसको देखें तो ये लाई कर रही है -π/2 से
π/2 के बीच में। ठीक, अब हमारा जो सेकंड पार्ट था वो था, थर्ड पार्ट जो था वो था हमारा cos इनवर्स ब्रैकेट में -3/2। ठीक, तो बेटा अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक, तो बेटा देखो यहाँ पे हमको दे रखा है cos इनवर्स -√3/2, तो बेटा ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। तो बेटा देखो पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 है ना, तो बेटा देखो cos इनवर्स √3/2 दे रखा है, तो cos इनवर्स ये हो गया। cos में अगर इनवर्स बेटा बाहर है cos इनवर्स, तो अंदर भी बेटा cos की ही वैल्यू आएगी। अगर बाहर इनवर्स है तो अंदर cos, अगर बाहर cos है तो अंदर इनवर्स होता है। ठीक, तो √3/2 हमारी cos में किसकी वैल्यू होती है, ये cos में होती है 30 डिग्री की, मतलब π/6 की। तो बेटा देखो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गए तो बचा केवल π/6, तो यहाँ पे आ गया बेटा π/6। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5π/6, मतलब cos इनवर्स -√3/2 की वैल्यू हो गई π/6, जो कि हम देख रहे हैं लाई कर रही है क्लोज इंटरवल 0 से π के बीच में। ठीक, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत। तो बेटा इसके आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो एक बार आप लोग ट्राई करिए, नहीं लगेगा तो उसके बाद हम उसको बताएंगे। ठीक, तो वो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आप अपने आप कर लीजिएगा पीछे से। अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे से पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ पे, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, या मेरी पुरानी वीडियोस से भी आप व्हाट्सएप नंबर देख करके उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम देख रहे हैं कि हमको क्वेश्चन दिया गया है कि भाई साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। अगर बेटा हम इस साइन को इधर लेके चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। तो बेटा देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, मतलब अब ये जो 1 है ना, हम ढूंढेंगे कि 1 जो है साइन में किसकी वैल्यू होती है। अगर ये इनवर्स है तो हम ढूंढते हैं कि ये साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो हमको पता चलता है कि हम जानते भी हैं कि जो 1 है वो साइन में π/2 होता है। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन π/2। तो बेटा साइन से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास, हम काटेंगे नहीं, बस बता रहे हैं। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे बचेगा π/2, और ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। और हमने बेटा अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सिंस साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। ठीक, तो बेटा देखो यहाँ पे π/2 तो आ चुका है, साइन इनवर्स भी है, कॉस इनवर्स है, मतलब जब ये π/2 कब आया होगा, जब साइन x और कोसेक कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू है x की वो बराबर रही होगी। तो उसका मतलब हुआ कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/5।
5। तो ये रहा हमारा लास्ट में आंसर की जो x की वैल्यू है वो 1/5। ठीक, तो बेटा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। और बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बेटा इतना ही।